पीएमडीसी ने एक यूनिफॉर्म करिकुलम दे दिया है, एक सिलेबस दे दिया है एमडीकेट के लिए कि एमडीकेट का टेस्ट इस कोर्स में से, इस स्पेसिफाइड सिलेबस में से आएगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स, इवन इम्प्रूवर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कौन सा चैप्टर एक्सक्लूड करना है और कौन सा चैप्टर हमने कवर करना है। सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक स्किप करें और कौन सा टॉपिक कवर करें। तो आज की इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपकी एमडीकेट सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। बात यह है केमिस्ट्री के पार्ट 2 मतलब सेकंड ईयर केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये सबसे पहले यूनिट नंबर 13 है और एमडीकेट सिलेबस वाइज ये यूनिट नंबर 11 है। सिलेबस में गिवन है प्रॉपर्टीज एंड दियर ट्रेंड्स, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स। और अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आप देखें तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन के बाद पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट स्टडी कर देनी है। बुक में पीरियोडिक टेबल की इतनी डिटेल गिवन नहीं है, जस्ट टेबल की डिवीजन गिवन है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन आपने थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल की एक्स्ट्रा यहाँ से डिटेल्स अपने पास नोट कर लेनी है, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है और इसका मतलब भी यही है कि आपने पीरियोडिक टेबल की जो डिमार्केशन है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो ट्रेंड्स है, ये आपने पीरियोडिक टेबल से सीख लेने हैं सारे। इसके बाद आप देख ले पीरियड 3 तो गिवन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड दियर ट्रेंड्स, तो इसके लिए लाजमी है आप पीरियड 3 पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 13.1 जो पीरियड 3 है ये आप स्टडी करें। और ये देखें ये पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड्स इन्होंने अप्लाई की है पीरियड 3 के ऊपर। उसमें पीरियड 3 गिवन नहीं है, लेकिन पीरियोडिक ट्रेंड्स आपने पढ़ने हैं तो उसको लाजमी सी बात है आप किसी ग्रुप के ऊपर या किसी पीरियड के ऊपर अप्लाई करेंगे। बुक में पीरियड 3 के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पीरियड 3 साथ में कर लें। ये आपने करना है पीरियड 3 रिएक्शन से पहले जितना है, मतलब पेज नंबर 8 के ऊपर टॉप के ऊपर S8 इज ग्रेटर देन P4Cl2 एंड AR, यहाँ तक आपने करना है। ये ट्रेंड्स यहाँ पे एंड हो जाते हैं, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट करने हो जाते हैं। तो रिएक्शन आपने पीरियड 3 के नहीं करने, जस्ट ट्रेंड करने हैं। देखिए सिलेबस के मुताबिक आपने जस्ट ट्रेंड्स सीखने हैं, लेकिन बुक में ये ट्रेंड्स अप्लाइड है पीरियड 3 के ऊपर, तो इसलिए आपने पीरियड 3 कवर करना है। क्लियर हो गई यहाँ से ये कंफ्यूजन, क्योंकि मोस्टली ये ऐसा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें और ADNF ब्लॉक में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो कहते हैं कि ये तो चैप्टर्स हमें नहीं आ रहे, ये मुश्किल तरीन चैप्टर है और इस तरह कुछ कैसे बनाए हुए हैं, हालांकि सबसे आसान चैप्टर है। तो रिएक्शन आपने नहीं करने। 13.1.2 ये जो रिएक्शंस है इससे आगे आपने पीरियड 3 नहीं करना, इससे पहले पीरियड 3 के जो ट्रेंड्स है ये आपने करने हैं। इसके बाद आपने मूव करना है ग्रुप 1 के ऊपर, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। तो रिएक्शन के लिए पहले जाहिर सी बात इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी आप पढ़ेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज स्किप नहीं करनी कि ये स्किप करके सीधा रिएक्शन पे पहुंच जाए। पहले आपने इनकी प्रॉपर्टीज और ये जो कुछ ट्रेंड्स दिए हुए हैं ये आपने करने हैं, फिर उसके बाद इनके सारे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन वाटर के साथ सारे रिएक्शन इसके आपने फिर करने हैं। फिर 13.2.5 इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये भी आपने करने हैं। मतलब ग्रुप 1 आपने कंप्लीट करना है और इसके साथ ग्रुप 2 भी आपने कंप्लीट करना है और फिर ग्रुप 4 भी आपने कंप्लीट करना है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें एमडीके 2024 और 25 में सिलेबस चेंज हुआ था, चैप्टर दोनों में इंक्लूडेड था, लेकिन तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 ये आपने कंप्लीट करने हैं। इसके रिएक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपने करनी है। 7 तो ग्रुप 7 मेंशन नहीं है, ग्रुप 7 आपने नहीं करना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये आप अगर देख ले, इस तरह कोई टॉपिक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, हाँ एक छोटा सा एक टॉपिक है 14.1.2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो क्या पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ वही एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डी ब्लॉक की है ये आपने करनी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि नहीं, सिर्फ आपने ये नहीं करना, आपने ये चैप्टर स्टार्ट करना है शुरू से और आपने करना है कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस तक। कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस आपका टॉपिक है पेज नंबर 63-64 के ऊपर। ये जो टेबल बना हुआ है कलर एंड कलरलेस, ये आपने करनी है। मतलब ये चैप्टर आपने शुरू से लेकर कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस, जिसमें आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और शेप्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये सारी चीजें आपने करनी है। ये आपने क्यों करनी है? क्योंकि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे मेंशन है देखिए डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस। तो मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है कम्प्लेक्सेस के, ये साथ में आपने करने हैं और स्ट्रक्चर के लिए लाजमी सी बात है आप उसके पहले जनरल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर वगैरह स्टडी करेंगे। तो कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस पेज नंबर 63-64 यहाँ तक आपने करना है। इससे आगे है केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपने नहीं करना। वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन वगैरह ये चीजें आपने नहीं करनी, जस्ट
जस्ट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस तक कर ले, एक चैप्टर काफ़ी है आपके लिए यहाँ तक। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 13 है सिलेबस वाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन हमारी बुक में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से ये चैप्टर है। तो आपने ये चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद 15.1 टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या सिर्फ सोर्सेज, ये आपने नहीं करना, सोर्सेज का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ने नहीं करनी। कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एज सच गिवन नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने करना है। सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन साथ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर ले क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने आगे पढ़नी है, इसलिए आपने ये छोटा सा टॉपिक कर ले। बल्कि मैं आपको ये भी कहूंगा कि कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 15.2, इसमें नीचे जो कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम है, फिशर ट्रॉप प्रोसेस वगैरह, बुक के मोस्ट एमसीक्यूज इस टॉपिक में से गिवन है। तो इसलिए ये छोटा सा एक पेज का टॉपिक है, ये भी साथ में आप कर ले। स्टेक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके बाद इसके यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दो टॉपिक्स आपने कर लेने हैं। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है 15.5 न्यू इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन्स, बकी बात, तो ये आप कर ले क्योंकि 2023 में इसमें एमसीक्यूज आए थे, हालांकि ये उस टाइम भी एक एक्सक्लूडेड टॉपिक था। तो इस एमसीक्यूज आ सकते हैं, जनरल से टॉपिक है, ये साथ में कर ले। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप गिवन है, ये इसके साथ कंबाइंड टॉपिक है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप कर ले फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज, और इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, जो कि सिलेबस में अलग मेंशन है, लेकिन ये इसके साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख ले 15.7 न्यू टॉपिक स्टार्ट है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपने नहीं करना, लेकिन यहाँ पे गिवन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन शायद पंजाब की टेक्स्ट बुक में आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में गिवन है। तो हमारी बुक में आइसोमेरिज्म गिवन है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, वहां से आप इसके साथ उसको पढ़ ले, या बाद में भी अगर पढ़ लिया कोई इशू नहीं है। लेकिन आइसोमेरिज्म जस्ट कंफ्यूज नहीं होने से, बस में इस चैप्टर में गिवन है, लेकिन बुक में हाइड्रोकार्बन में है, तो आपने आइसोमेरिज्म को इसके साथ करना है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ना करें। 2024 में इससे एमसीक्यूज आया था, लेकिन वो एमसीक्यू बुक एक्सरसाइज का एमसीक्यू आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि बुक एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज करें। वहां पे आप ये ना करें कि ये सिलेबस का है या ये सिलेबस का नहीं है। इससे एक एमसीक्यूज तो आया था, लेकिन उसके लिए आप अभी ये पूरा टॉपिक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये पूरा टॉपिक आप अभी करेंगे तो इसका मतलब आप पूरा चैप्टर करेंगे। वो एक्सरसाइज का एमसीक्यू था, एक्सरसाइज एमसीक्यू की कोई गारंटी नहीं है, वो वहां से आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 16 बुक के लिहाज से, और यूनिट नंबर 14 करिकुलम के लिहाज से। अब लाड ले ख्याल करना है क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट होते ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह काम कर देना है कि सिलेबस आपने साइड पे कर देना है और ये चैप्टर A to Z आपने कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस में इस चैप्टर को देखेंगे तो काफ़ी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस सिलेबस को अगर आपने इस तरह पार्टीशन में किया, कुछ आपने किया, कुछ आपने स्किप किया, तो फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए अजाब बन जाएगी, आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा। और इसकी वजह ये है कि हाइड्रोकार्बन एक बेसिक चैप्टर है जो इससे ऑनवर्ड आने वाले है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इतनी कोशिश करनी है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडेड है तो फिर उसको आपने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल कंप्लीट है और यहाँ पे सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल गिवन है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ में रिएक्शंस भी पढ़ लेने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक के प्रिपरेशन, दूसरे के रिएक्शंस होते हैं। अब अल्कोहल के रिएक्शंस अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन जब आप स्टडी करेंगे वो असल में रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ही होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मैं प्रेफर करूंगा आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीजें शेयर करूं जो मैंने खुद फॉलो की है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपने केयरफुल रहना होता है। एक चीज को अगर आप स्किप करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में वो आपके लिए अजाब बन जाती है। कोशिश यही करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी आपसे ज्यादा हो सके आप करें। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के ऊपर तो मेरी तरफ से आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, पूरा का पूरा ये चैप्टर आपने कवर करना है की पॉइंट्स एमसीक्यूज के साथ। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के हवाले से एक बात याद रखनी है कि उसमें आइसोमेरिज्म है, जो ख्याल करना है आपने, जो पिछला प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस जो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये उसका टॉपिक है, आपने कोशिश करनी है वहां पे पढ़ ले। अगर वहां पे नहीं पढ़ सकते तो फिर यहाँ पे पढ़ ले। अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन। अब देखिए बुक में इसके दो पोर्शन है, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, लेकिन कोर्स में सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स है, तो आपने पहले अमाइन को एक्सक्लूड कर देना है, वो आपने नहीं करना, जस्ट अल्काइल हैलाइड्स करने हैं। अब अल्काइल
हैलाइड सिलेबस में गिवन है नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। अल्काइल हैलाइड्स आपने करना है, इसमें सिर्फ आपने प्रिपरेशन नहीं करनी, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है ये आपने, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप लाजमी करें। इसकी प्रिपरेशन आप अगर स्किप करेंगे नेक्स्ट आपके सामने ये दोबारा आएगा, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड जब गिवन है तो पूरा करें, अमाइन नहीं है तो बिल्कुल टच भी ना दे। सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड स्किप है, आप स्किप ना करें, आप उसको भी साथ में कर ले। है अल्कोहल एंड फिनोल्स, बुक में है अल्कोहल, फिनोल्स एंड एथर्स। अब एथर्स बिल्कुल गिवन नहीं है, एथर्स को सबसे पहले एक्सक्लूड कर दे। फिर इसके बाद अल्कोहल के यहाँ पे सिलेबस के साथ अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल नहीं है, लेकिन फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पूरा कवर करें, अल्कोहल को भी पूरा करें और साथ में फिनोल को भी पूरा कवर कर ले। इसके दरमियान में एक टॉपिक है सल्फर एनालॉग, मतलब थायोल्स RSH, तो वो भी आपने साथ में कर लेना है, मतलब शुरू से लेकर फिनोल के एंड तक आपने कर देना है और फिर इसके बाद इतर आपने स्किप कर देना है। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजीज थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आपको भी वही मैं रिकमेंड करूंगा जिसने मेरी हेल्प की है। नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड 1, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तकरीबन सिलेबस में भी पूरा गिवन है और करना भी आपने पूरा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, A to Z कंप्लीट चैप्टर आपने कवर करना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स गिवन है और रिएक्शंस भी गिवन है। जो इसके जो रिएक्शंस है वो प्रीवियस किसी के प्रिपरेशन होंगे, इसके जो प्रिपरेशन है वो प्रीवियस किसी के रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। स्किप करने से पहले दूसरे चैप्टर्स में उसको एनालाइज करें, वो दूसरे चैप्टर में मौजूद होगा और सिलेबस में इंक्लूडेड भी होगा, फिर वहां पे उसकी आपको समझ नहीं आएगी, तो ये आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुश्किल है। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी एमसीक्यूज प्रोवाइड करती है। ऐसे एमसीक्यूज होते हैं कि आप एक्सक्लूजन मेथड से भी उसके करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स पता होनी चाहिए और ये स्किपिंग वाला काम आपने अगर कम किया हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तो ये देखिए कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसे लग रहा था कि नम्स टेस्ट में मेरे काम आ सकती है या फिर बाकी किसी नेशनल लेवल के टेस्ट में काम आ सकती है, तो मैंने इस तरह बुक के ऊपर नोट किया। बुक में फ्री स्पेस था, मैंने वहाँ पे नोट कर दिया है। ये देखिए ये मेरे स्टिकी नोट्स। इसके बाद है कार्बोनिल कंपाउंड 2, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे भी मेरी आपको यही सजेशन है कि चैप्टर पूरा करें, इसमें भी आप स्किप ना करें, किसी भी चीज को स्किप आप ना करें। गिवन भी पूरा ही चैप्टर है, जस्ट आइसोमेरिज्म और शुरू के कुछ चीजें है वो स्किप की हुई है। अब आइसोमेरिज्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आइसोमेरिज्म है यहाँ पे आप स्किप करेंगे, मेन जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वहां पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसके बाद इसके रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस और इसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन, ये सारे अपने कवर करने हैं एंड तक। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री सिलेबस में मैक्रोमोलिक्यूल के नेम से ही चैप्टर गिवन है और हमारी बुक में बायोकेमिस्ट्री के नेम से। इसका इंट्रोडक्शन आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, वहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन से आपने थोड़ा सा दूर रहना है यहाँ पे। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ये गिवन नहीं है, कुछ टच नहीं करना आपने इसका, सीधा आपने मूव करना है प्रोटीन और एंजाइम पर। प्रोटीन और एंजाइम के हवाले से 21.2 टॉपिक है, ये आपने कवर करना है। इसके बाद प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें आपने करनी है। और इसके बाद एंजाइम है 21.3। तो एंजाइम्स और इनकी जो एक्टिविटीज वगैरह है, ये सारी एंजाइम चैप्टर की बातें हैं जो आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे दोबारा एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो लिपिड से पहले 290 पेज तक आपने एंजाइम्स और प्रोटीन्स, ये दो टॉपिक इस चैप्टर में से करने हैं। एंजाइम्स का टॉपिक भी पूरा कर ले, इनहिबिशन वगैरह सब कुछ, कोफैक्टर्स वगैरह, और प्रोटीन्स का टॉपिक भी पूरा कर ले। तो मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाने वाला हूँ, ये मेरे शॉर्ट नोट्स दे देखें। खैर मैंने काफ़ी जल्दी में बनाए थे, काफ़ी गंदे बनाए हैं। आप कोशिश करें कि आप साफ बना दें, लेकिन ये कम से कम मुझे समझ आ रहे थे कि मैंने क्या लिखा है। तो ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे और ये देखें, ये मैंने इस तरह से नोट किया था। तो ये एंड में आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं लास्ट मंथ्स ऑफ एमडीकेट में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, एक चैप्टर यहाँ पे और ऐड किया गया था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब देखिए मैं जब आपको कहता हूँ कि आप अभी से जो प्रीवियस एमडीकेट का सिलेबस है, मतलब 2026 के लिए 25 का सिलेबस बगैर किसी टेंशन के फॉलो करें, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर था एमडीकेट में ऐड कर लिया गया। अब हमने 24 में इसको तैयार नहीं किया था, लेकिन 25 में देखे आसानी से हमने तैयार कर भी लिया, क्योंकि इसमें से सिर्फ 3 टॉपिक्स ऐड कर दिए गए थे, एडहेसिव, डाइज एंड
पॉलीमर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर 26 के लिए कोई चैप्टर चेंज होता है तो उसमें से भी 2-3 टॉपिक्स वो ऐड कर लेंगे, वो आप इजीली कवर कर लेंगे। 3 चीजें गिवन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, एडहेसिव, डाइज एंड पॉलीमर्स। बुक में पहले पॉलीमर्स गिवन है और वो भी सिंथेटिक पॉलीमर्स पीवीसी एंड नायलॉन के नाम से। तो 22.6 से आपने स्टार्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने पॉलीमर्स पढ़ लेना है। फिर 22.7 कॉस्मेटिक्स, ये आपने स्किप कर देना है। इसके बाद है एडहेसिव 22.8, ये मेन टॉपिक है, ये आपने करना है। अब 22.3 डाइज है, डाइज ये आपने यहाँ से करना है। 22.3 ये टॉपिक आपने पूरा करना है पेस्टिसाइड से पहले तक। 22.4 पेस्टिसाइड्स है वो आपने नहीं करना, इससे पहले डाइज है ये आपने करना है। अब देखें नेक्स्ट एक ये डाइज से रिलेटेड एक टॉपिक है जो कॉस्मेटिक्स में गिवन है, कॉस्मेटिक्स में गिवन है लेकिन डाइज से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा वो भी आप साथ में कर ले। ये सी है पेज नंबर 326 के ऊपर, सी अगर आप देख ले हेयर डाइज, तो ये चूंकि डाइज से रिलेटेड है तो इसलिए सेफ जोन के लिए आप यहाँ पे ये कर ले हेयर डाइज। इसके साथ आपका चैप्टर और आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा।